हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त है, मजे में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने जो है पिछले अध्याय जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर अपन ने जो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर जो सेकंड है, उस एक्सरसाइज नंबर सेकंड का जो बहुपद का टॉपिक था, उस बहुपद टॉपिक का अपन ने जो पूरा बेसिक अपन ने कवर कर दिया था। सही है ना कि हमने जो है इसका बेसिक पूरा क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। और मुझे ये उम्मीद है, देखो मैं आपसे उम्मीद लेके बैठा हूं, कान खोल के सुन लेना, क्योंकि मैं जो उम्मीद लेके बैठा हूं और वो मुझे उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो जो आपने जो बेसिक पढ़ा था कल वाला, उस बेसिक को आपने कवर कर दिया होगा, ये तो मैं इतनी सी उम्मीद रख सकता हूं ना भाई तुम लोगों से। तो आपने वो कवर कर दिया होगा। तो आज हम जो है आगे चलते हैं, उसी टॉपिक के आगे हमारी आज शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देखो जरा, मैं एक बार आपको और बता रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा, मैं हमेशा कहता रहूंगा कि मेहनत करना हमारा काम है। किसका काम है? देखो मेहनत हमारा काम, हाँ मैं समझता हूं मेहनत करना हमारा काम है, लेकिन उसके साथ अगर मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करोगे, भैया एक हाथ से ताली बजती है क्या? कभी नहीं बजती, इम्पॉसिबल है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर ताली बजानी तो दोनों हाथ चाहिए ना, दोनों हाथ। तो उसी प्रकार से हमें जो है मेहनत मैं कर रहा हूं, कोचिंग आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके हर एक जो सवाल का जवाब देने पर तैयार है, आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर खड़ी हो सकता है, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम समय खराब नहीं करते हैं, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय खराब नहीं करते हैं और अपन आ जाते हैं सीधे। आज जो है 2.1 प्रश्नावली नंबर, एक्सरसाइज नंबर है हमारी, वो है 2.1। और 2.1 के अंदर क्या है, देखो अपन चलते हैं 2.1 को पढ़ते हैं। सबसे पहले 2.1 का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, आइए, कि किसी बहुपद px के लिए, क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए, यानी जो बहुपद है वो px के रूप में है। भैया याद रखना, देखो यहां कभी कभार चेंज भी हो सकता है, x की जगह y कर सकता है और y की जगह x कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस स्थिति में भी ध्यान रखना है ना। यूं नहीं कहें सर आपने तो बोला था x और यहाँ तो y आ गया, हम क्या करें, गलती कर दी। अरे गलती नहीं, आपको थोड़ा समझना है। तो यहाँ देखो हमें क्या कह रहा है कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये जो ग्राफ हमें दे रखे हैं वो px के हैं, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो है इस px के शून्याङ्क ज्ञात करने, किसके शून्याङ्क ज्ञात करने, इस px के। x का शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए कहें तो भैया हमें एक चीज देखनी है कि जो भी ग्राफ हमारे पास आता है, क्या आता है, जो भी ग्राफ हमारे पास आता है उसमें x अक्ष को कितने बार काटता है। किसको ध्यान रखना है, x अक्ष को देखना है कि x अक्ष, अब ग्राफ में इतना तो समझते हो ना, इतने तो मुझे नहीं लगता कि आप बुद्धू होगे कि आपको ये भी नहीं पता कि ये x एक्सेस होती है और ये y एक्सेस होती है। ठीक है, तो x एक्सेस को कितनी बार काटता है ये अपने को ध्यान रखना है। x एक्सेस को जितनी बार काटता है वो x के शून्याङ्क, और y एक्सेस को जितनी बार काटता है वो y के शून्याङ्क। लेकिन हमें तो किसके पूछे, px के पूछे। तो px के पूछे तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले नंबर पे जो है इसमें x एक्सेस ये है, इस x एक्सेस को कितनी बार काट रही है भाई, ये ग्राफ की लाइन यहां जा रही है, क्या इसने एक बार भी इसको काटा, नहीं काटा, तो इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो लो, पहले का उत्तर हो गया 0। फिर दूसरा शून्याङ्क देखो, इसमें दूसरा जो है उसके अंदर ग्राफ ऐसे करते हुए x अक्ष को एक बार काटा, कितनी बार काटा, एक बार काटा। तो यानी हमारे पास दूसरे के शून्याङ्क कितना आ गए, 1 आ गए। ऐसे कैसे तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो प्रश्न है, इसके अंदर जो x अक्ष को काट रही है वो देखो कितनी बार काट रही है, एक बार यहां काट रही है, दूसरी बार यहां काट रही है और तीसरी बार यहां काट रही है। तो 3 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, 3 बार काट रही है। तो यहां शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, देखो बहुत इजी है ये, तो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन की तरह है, छोटा सा प्रश्न है ये, कोई प्रश्न में प्रश्न नहीं है, लेकिन अपने को समझना जरूरी है। फिर यहाँ पर देखो x एक्सेस एक बार काट रही है, 2 बार काट रही है, तो यानी यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। फिर यहाँ पर कितनी बार काट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, 4 बार काट रही है। तो इसका मतलब इसके कितने हो गए, 4 शून्य हो गए। और यहां पर देखो, यहां समझने की बात है, यह क्या है,
समझने की बात है थोड़ी सी। देखो यहां पर एक बार तो यहां से कट कर लिया, क्या कर दिया, कट किया, लेकिन दूसरी बार यहां से कट नहीं किया, सिर्फ एक बिंदु पर टच करके निकली है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बिंदु है दो नहीं गिनोगे, ऐसे नहीं कि एक बार ऐसा ही ऐसे गई, नहीं गई ऐसे, खाली एक बार टच किया तो एक दो यहां टच किया, तीसरी बार यहां टच किया, तो इसके शून्यंक कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारे पास जो शून्यंक निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए। तो ये भी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल है ये, तो ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है। देखो हमारे लिए सब कुछ खास है, हाँ समझ में आई ना, हमें कभी ऐसा कहना ही नहीं है कि हमारे लिए खास नहीं है। ऐसे हाँ होता है कि देखो जो प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण रखता है, जो परीक्षा के लायक होता है, उसको हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण है भाई, इसको थोड़ा सा फोकस करना। लेकिन ऐसे हमारे लिए सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं आगे। आगे आती है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमें शून्यंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करने। अब शून्यंक ज्ञात करने और हमारे पास जो समीकरण है, जो बहुपद है, वो द्विघात बहुपद दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, द्विघात बहुपद दे रखे हैं और हमें उनका शून्यंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें उनका शून्यंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास प्रश्न क्या है, यही है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। संबंध अपन ने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, सूत्र पढ़ाए थे ना, सूत्र पढ़ाए थे, उस समय लिखवाया था, बताया था कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध होता है। योग के लिए बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणन के लिए बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये अपन ने बताया था। तो वो की चीज यहां सिद्ध करके भी बतानी है, शून्यंकों के ज्ञात करना है पहले, और फिर उनका संबंध जो है वो सत्यता जांच करनी है, तो कर देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो यहां पर अपन पहले सबसे पहले ये पता करते हैं कि शून्यंक ज्ञात कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करते हैं, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, समझो, एक एक चीज को समझाता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये बहुपद आते हैं वो 3 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के आएंगे, 3 प्रकार के बहुपद आएंगे। अब देखो 3 प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला तो आएगा जिसमें x² माइनस 2x माइनस 8, ऐसा बहुपद आएगा। यही बहुपद ले लिया मैंने, ठीक है। एक ऐसा आएगा, अब इसमें तो कहेंगे सर ये तो हमें भी दिख रहा है। अब बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये तो हमें भी दिख रहा है। अरे मेरे भाई बच्चे, तेरे को दिख रहा है, थोड़ा शांति तो रख, मैं कुछ बोल रहा हूं उसको तो सुन। तो क्या कह रहा हूं कि एक आएगा इस तरह का, ठीक आएगा। एक आएगा जैसे, दूसरा आ गया हमारे पास जैसे 4u प्लस 8u, ये हमारे प्रश्न में है। हो सकता है प्रश्न का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा है हमारे पास इसी में। तो 4u प्लस 8u, ठीक है। और तीसरा आएगा भैया, वो आएगा t² माइनस 15। क्या आएगा, t² माइनस 15। अब ये भी है हमारे किताब के अंदर। अब देखो इस चीज को समझते हैं कि तीनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। अब अंतर क्या है, तीनों में अंतर है, और इस 3 टाइप के आते हैं। अब है तीनों ही द्विघात है, तीनों ही द्विघात है, क्योंकि हमारी शर्त क्या है द्विघात होने की, कि 2 अधिकतम घात 2 होने चाहिए। इसमें भी अधिकतम घात 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, और इसमें भी अधिकतम घात 2 है। तो 2 तीनों की है, तो इसका मतलब ये तो तीनों ही जो है हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब तीनों ही द्विघात बहुपद है तो भैया तीनों में अंतर भी तो है। अब अंतर क्या है, देखो समझो। अंतर यह है कि जो हमने सबसे पहला लिया, सबसे पहले लिया, उसमें स्क्वायर वाला पद भी है, एक्स वाला पद भी है, और अक्षर पद भी है। तीनों पद है, देखो है ना, स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है, और अक्षर वाला पद है, तीनों है। तो तीनों जब होते हैं उस समय आपको गुणनखंड विधि प्रयोग करनी है। कौन से प्रयोग करनी है, गुणनखंड अपन ने 9th क्लास में किए थे, गुणनखंड करना अपन ने सीखे थे। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। देखो तीनों स्थितियां बता रहा हूं, तीनों स्थितियों में आपको समझना है और क्या करना है वो याद रखना है। तो पहली चीज तो तीनों स्थिति आती है तो उसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। फिर दूसरी स्थिति आती है कि 4u² प्लस 8u। अब इसमें देखो क्या स्थिति है कि इसमें एक तो स्क्वायर वाला पद आया और एक क्या आया, खाली एक्स वाला पद आया, यानी अचर पद गायब हो गया। इसमें अचर पद नहीं है, देखो यहाँ -8 था, इसमें नहीं है। तो इसमें अचर पद जब गायब हो जाता है, अचर पद नहीं दिया हुआ होता है, उस स्थिति में आपको डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, डायरेक्ट कॉमन, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन ले लिया अपन,
दो चीजें समझ में आ गई। देखो मैं बता रहा हूं, इस चीजों को ध्यानपूर्वक समझना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको कोई समझाने वाला नहीं है। मेरी आदत है, मैं हर एक चीज को समझाऊंगा आपको बार बार। देखो हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, कोई चिंता नहीं, मुझे टाइम की चिंता नहीं है, टाइम हमारे पास खूब है, ठीक है। लेकिन एक एक बात को याद रखनी और एक एक बात को समझनी है, क्योंकि मैं टीचर की तरह, दूसरे टीचरों की तरह नहीं चलता कि आया, प्रश्न लिया, उत्तर करवा दिया, राम राम, कि क्या भाई कि राम राम, काम खत्म। काम खत्म नहीं करना है, हमें पूरा सीखना है कि कल ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करना है, और ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना है, और ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना है। भाई स्थितियां सारी पता होना चाहिए ना हमें। कौन सा जो हमारे घर के कोई हमारे पापा जी तो बैठे हैं नहीं बा कि लो बेटा तुझे यही स्थिति में परीक्षा में दूंगा, कोई भी स्थिति दे सकता है। तो जितनी स्थितियां हमारे पास बनती है, सारी स्थितियों का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तो देखो यहां क्या हो गया कि जब दूसरी स्थिति ऐसी आती है तो उस स्थिति में हमें डायरेक्ट ही क्या करना है, कॉमन लेना है। और तीसरी स्थिति जब ऐसी आ जाए, इस स्थिति में क्या है, देखो कि इस स्थिति में स्क्वायर वाला पद है, लेकिन जो बीच में एक्स वाला पद आता है वो नहीं है, वो नहीं है, और डायरेक्ट अक्षर पद है 0, नहीं सॉरी 15। तो ये तीनों स्थितियां जब ऐसी है कि तीनों में अलग अलग है, तो इसमें क्या आया कि स्क्वायर वाला और अक्षर पद आया। तो ऐसी स्थिति हो जाए तो उस समय डायरेक्ट बराबर में क्या रख दो, बराबर में 0 रख दो। समझ में आ गई? तो ये हमारे शून्य निकल जाएंगे। अब ये तीनों स्टेप तो समझ में आ गए, ये तीनों बातें समझ में आ गई। ऐसे अपन करेंगे, प्रश्न करेंगे तब और ज्यादा समझेंगे, लेकिन ये तो चीजें समझ में आ गई। अब सबसे पहले मैं चलता हूं गुणनखंड के ऊपर। पहले मैं किसके ऊपर चलता हूं, देखो प्रश्न बाद में करूंगा, पहले अपन पूरा टॉपिक समझ लेते हैं, ताकि एक बार समझने के बाद हमें हर प्रश्न में समझने की जरूरत नहीं पड़े। फिर अपन हर प्रश्न को आराम से इस इजी वे से फटाफट करते जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो हर प्रश्न में सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, अरे ये क्या समझ नहीं आया, ये मजाक है भाई, जो समझ में नहीं आया ना अपन चलते रहेंगे, ऐसा नहीं। तो पहले समझ लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं कि देखो गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब गुणनखंड कई बच्चों की समस्या होती है, सर गुणनखंड करने नहीं आता है। तो पहले गुणनखंड कैसे किया जाता है, देखो मैं समझा रहा हूं। इसी समीकरण को ले लेता हूं, जैसे मैं इसी समीकरण को लिया x² - 2x - 8। अब इसमें करना क्या है, गुणनखंड करते वक्त सबसे पहले अपने को x² का गुणांक, कौन सा, x² का गुणांक और अचर पद को करना है गुणा। क्या करना है, गुणा करना है, और साइड में लिख देना है। x² का गुणांक इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कितना है, 1 है। इसको और 8 को करना है गुणा, अचर पद को। समझ आ गई ना, सबसे लास्ट पद है अचर पद को। तो इसका गुणांक, किसकी बात कर रहा हूं, इसके साथ जो गुणांक है उसकी बात कर रहा हूं। उस गुणांक को और अचर पद को करना है गुणा, और इनको गुणा करके कहीं साइड में लिख देना है। तो 1 और 8 को गुणा किया, कितने आए मेरे बेटे, 8 आए। तो इसको अपन ने कटी साइड में लिख दिया, कहीं ना कहीं साइड में लिख दिया कि गुणा करने पर 8 आता है। क्या आता है, गुणा करने पर 8 आता है, ये अपन ने साइड में लिख दिया। फिर देखो यहां का चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह देखना है, देखो इस टॉपिक को समझ लेना भैया, इस टॉपिक के बिना कुछ भी काम का नहीं है। हर जगह आएगा, हर जगह फंसाएगा, हर जगह आएगा, हर जगह फंसाएगा। तो गुणनखंड करना हमें आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सवाल जितने भी प्रश्न, हर प्रश्नावली के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हमें द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हमें करना नहीं आएगा तो फिर हमारी समस्या ही पैदा है, हर बार पैदा होगी। इसलिए हम पूरा समझते हैं, एक एक चीज टाइम थोड़ा लगता है लेकिन समझ लेते हैं। तो दूसरी स्थिति है कि यहां का चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह देखना है, अचर पद का चिन्ह देखना है। अचर पद का चिन्ह अगर प्लस है तो हमें प्लस करना है, और माइनस है तो माइनस करना। अब क्या करना है वो भी बताओ। देखो इसमें क्या होता है कि इस बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। कितने टुकड़ों में तोड़ना होता है, 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो 2 टुकड़ों में तोड़ोगे तो कभी प्लस करके तोड़ना पड़ेगा, तो कभी माइनस करके तोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि सर प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। तो चिन्ह यहां का देखना, अगर यहां माइनस होवे तो आपको माइनस करना है, और अगर प्लस होवे तो प्लस करके तोड़ना है। समझ में आ गई। तो यहां माइनस है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यहां पर माइनस करना है। और माइनस करके क्या देखना है, कि माइनस करके क्या देखना है सर, कि माइनस करके ये देखना है कि इस एक्स का गुणांक क्या है। माइनस करके क्या देखना है, इस एक्स का गुणांक क्या है, यानी इस एक्स के साथ के अंदर क्या है, ये अपने को देखना है। तो एक्स के साथ के अंदर अपने पास क्या है, 2 है, तो 2। तो अब यहां से ये चीज समझ में आ गई, ये दोनों कैसे लिखे वो तो समझ में आ गया। पहले ये चीज समझनी, हमें सबसे मुख्य बात यही समझनी है कि ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये कहां से आए। तो ये समझ में आ गया कि गुणा किया तब 8 आया, और घटाकर अपने को 2 लाना है। तो अब ऐसी 2 संख्याएं बताओ
कैसी संख्या बताओ? ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करे तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। तो 4 और 2, 4 में से 2 गए 2 और 4 और 2 को गुणा किया तो 8। लेकिन अब अपन कहेंगे सर डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? भाई जैसे आपने तो बता दिया 4 और 2, लेकिन 4 और 2 में हमें कैसे पता चलेगा? 4 में से 2 घटाएंगे तभी 2 आएगा और 8 आएगा। तो ऐसी स्थिति में भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये टुकड़े कैसे होते हैं। तो अब इसको समझते हैं। पहले यहां तक का मामला समझ में आ गया था, तो अब आते हैं हम टुकड़ा करने कि ये सर पता कैसे चलता है। ये पता ऐसे चलता है भाई, देखो इन दोनों टॉपिक को समझते हैं। अगर एक बार प्लस की बात करेंगे, एक बार माइनस की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? एक बार प्लस की बात करेंगे, एक बार माइनस की बात करेंगे। कि जैसे मुझे यहां गुणा करके तो लाना है 8 और घटा के लाना है 2। तो जब घटाने की बात आए उस समय तो संख्या लेनी है अपन को, 2 लाना है तो उसके जस्ट आगे से 3 से शुरू करनी है। कहां से शुरू करनी है? 3 से। ये एक अच्छा तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे गुणनखंड करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको जैसा उचित लगे वैसे करना। लेकिन जो ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपको माइनस का 2 लाना है तो 2 के आगे जैसे अगली संख्या 3 आती है, 3 से शुरू करो। तो सबसे पहले माइनस करके अपने को जैसे यहाँ 2 लाना है तो शुरू कहां से करो? 3 से करो। अब बताओ 3 में से कितना घटाए बेटा कि 2 आ जाए? तो इतना तो पता है ना सर, 3 है, इसमें से 1 घटा दिया तो 2 बच जाएंगे। तो 3 में से 1 घटाया 2 बन गया। क्या इन दोनों का गुणा हमारे पास 8 आता है? क्योंकि हमें गुणे में कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो क्या इन दोनों का गुणा 8 आता है? नहीं आता। इसका मतलब इसे छोड़ो, इसके आगे चलो। 3 के बाद 4 लो। अब बताओ 4 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए? तो 4 में से सर 2 घटाएंगे तो 2 आएंगे। क्या इन दोनों का गुणा 8 आया? कि हाँ सर आ गया 8। तो इसका मतलब हमारे टुकड़े क्या आ गए? 4 माइनस 2 आ गए। ये चीज समझ में आ गई आपको कि टुकड़े कैसे करने? तो ऐसे पता चलता है। अगर इसमें भी नहीं आता तो और आगे लेते 5, फिर 5 में से घटाते। और नहीं आता तो 6 लेते, 6 में से घटाते। और नहीं आता तो 7 लेते, 7 में से घटाते। और अगर बड़ी बड़ी संख्या होती तो फिर अपन अंतर ज्यादा ले लेते। क्या ले लेते? अंतर ज्यादा कैसे ले लेते कि अंतर थोड़ा सा था वो ज्यादा ले लेते। यानी 4 के बाद में सीधा 5 नहीं करते, 10 ले लेते। अगर बड़ी संख्या लानी होती तो अपन थोड़ा ऐसे कर देते। ठीक है, तो यानी यहां हमें पता चल गया। अब ऐसे कैसे बात करो कि यदि प्लस करके लाना हो तो प्लस करके भी तरीका वो के वही है, लेकिन प्लस करके लाना होता तो हम गिनती कहां से शुरू करते? 0 से। माइनस में तो कहां से करें? इससे आगे वाली संख्या से। लेकिन प्लस में कहां से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। कि मान लिया 0 लिया। अब जैसे मान लो मैं यही करूं कि प्लस करके मेरे को लाने थे, जैसे यहां एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लूं। जैसे मुझे प्लस करके गुणा करूं तो आने चाहिए मेरे पास 6 और जोड़ूं तो मेरे पास आने चाहिए 5। ठीक है, गुणा करूं तो 6 और जोड़ू तो 5। ऐसी संख्या बताओ। तो ऐसी संख्या में क्या होगा? तो उस स्थिति में जोड़ की स्थिति में आ जाए तो देखो 0 लिया और 0 में कितने ऐड करेंगे कि 5 आ जाए? तो सबसे पहले देखो बेटा 0 में 5 ऐड किया तो 5 आ गया। कितना आगे? 0 में 5 ऐड किया तो 5 आ गए। लेकिन क्या इन दोनों का गुणा 6 आ रहा है? नहीं आया, गलत। फिर 1 लो, 1 लिया, 1 के अंदर कितना जोड़े कि 5 आ जाए? अपने को जोड़ के 5 लाना है तो 1 के अंदर कितना जोड़े कि 5 आ जाए? तो सर 1 के अंदर 4 जोड़े तो 5 आ गए। लेकिन क्या इन दोनों का गुणा 6 आया? नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ऐसे कैसे और पता करें कि सर आगे चलो 2 लो भी। अब 2 में कितने जोड़े कि 5 आ जाए? कि लो सर 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गए। अब 2 और 3 का गुणा 6 आया क्या? आया सर, आया ना। तो 2 और 3 का गुणा 6 आ गया। इसका मतलब टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके? 2 + 3। तो ये चीज समझ में आ गई कि जब माइनस होता है तब कैसे टुकड़े करने और प्लस होता है तब कैसे टुकड़े करने। देखो हमें ये टॉपिक समझना, बाकी कुछ भी नहीं समझना। टॉपिक समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। क्या मैं कह रहा हूं? टॉपिक समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। तो यहां चीज ये समझ में आ गई कि 2 और 3 कैसे आए। तो ये चीज प्लस और माइनस दोनों समझ में आ गया। अब जैसे मैं एक को पूरा कर देता हूं। टुकड़े समझने होते हैं हमें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए टुकड़े ही होते हैं कि हमें टुकड़े करने आने चाहिए। अगर टुकड़े करने आ गए तो मामला सेट। अब देखो ये समीकरण, इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसी को सॉल्व करता हूं कि ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले x² - 2x - 8 x² - 2x - 8 यही है। तो अब देखो यहाँ x² - 2x - 8 को क्या करना? वही तरीका जो अपन अभी किया था।
वही तरीका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणांक 1 है, इस 1 को और 8 को गुणा किया तो गुणा करके लाना है 8, फिर यहाँ का चिन्ह देखा तो माइनस है, माइनस करके लाना है हमें 2, इस x के साथ वाला लाना है तो 2 लाना है। अभी टुकड़े कहते हैं इसके कि 2 है तो 3 से शुरू कर दो, तो 3 में से 1 घटाया लेकिन गुणा 8 नहीं आया, इसका मतलब गलत हो गया। फिर 4 में से कितने घटाए, 2 घटाए तो 2 आए, लेकिन इन दोनों का गुणा 8 आ गया, इसका मतलब हमारे पास टुकड़े क्या आ गए थे, 4 माइनस 2 आ गए। अब इन टुकड़ों को कैसे करना है वो समझो। तो इन टुकड़ों को कुछ नहीं करना, देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दो, ये माइनस का माइनस जैसा था वैसे लिख दो, ठीक है। लेकिन जो ये 2x था उस 2x की जगह ये लिख रहे हैं, क्या करना है, जो ये 2x था अपने पास, जो ये 2x था ना बेटा, ये 2x था, इस 2x की जगह आपको ये लिखना है 4 माइनस 2, क्या लिखना है, 4 माइनस 2 लिखना है। तो इस 2x की जगह लिख दो आप 4 माइनस 2, तो x साथ में साथ अपन भी इसके साथ x लिख देंगे, तो 4x माइनस 2x, ठीक है। ये 2x की जगह ये लिख दिया, फिर ये माइनस का 8 जैसा था वैसा का वैसा लिख दो। यहां तक समझ आ गई मेरी कहानी। देखो मैं बता रहा हूं जो चीज सही ढंग से समझना, यहां तक समझ आ गया। देखो कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लिखा। देखो कई बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, चिन्ह चेंज कर देते हैं। यार चिन्ह क्यों चेंज करते हो आप, कहां जरूरत है चिन्ह चेंज करने की, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो है वैसा वैसा लिखते जाओ। और गणित का यही नियम है बेटा कि कोई चिन्ह चेंज करो मत, कुछ चिन्ह को हटाओ मत, जहां आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके बदले में जो काम किया वो लिखो सिर्फ। तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ इस 2x की जगह 4 माइनस 2 लिखा, तो बस यही चेंज करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस का माइनस वापस लिख दिया, ठीक है। इस 2x की जगह अपन ने 4 माइनस 2x लिखा, तो कोष्टक में लिख दिया 4x माइनस 2x, ये माइनस का माइनस लिखा, वापस 8 का 8 लिख दिया, जैसा था वापस वैसे वैसे लिख दिया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अपन जानते हैं इतनी छोटी बात तो जानते ही हैं कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और अगर कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो जैसा कोष्टक है वैसा वैसा होता है, ये तो जानते हैं ना, कोई चिन्ह चेंज नहीं करना होता है। तो अपने यहाँ तो माइनस है, तो माइनस है तो क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, चिन्ह चेंज होगा तो अभी हाल ही में प्लस का 4x था, कैसा हो गया, माइनस का 4x हो गया। ये माइनस का 2x था, कैसा हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है जैसे के जैसे हो गया। समझ आ गया यहां तक। अब अपने को क्या करना होता है, आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, आगे वाले 2 और पीछे वाले 2 में से कॉमन लेना होता है। तो आगे वाले 2 में कॉमन क्या आ रहा है, अभी देखो कॉमन आ रहा है इसके सर x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लोगे तो देखो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस का माइनस x, 4x में से x बार कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, 4 बच गया। अब यहां से कोशिश करनी है कि ये कोष्टक पीछे से बढ़ाना है। तो देखो यहां अपने को x चाहिए, यहां 2x है, तो 2x है तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, और कैसा कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 प्लस का कॉमन लेंगे तब हमारा 2 बनेगा। तो 2 कॉमन लूंगा, तो देखो 2 कॉमन ले लिया तो 2x में से 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, x बच जाएगा, ये माइनस का माइनस बच जाएगा। और यहां जो 8 है, क्या है, ये 8 है, इस 8 में 2 कॉमन लिए तो 2 का भाग जाना है, तो 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बन जाएगा, तो x माइनस 4। अब क्या करना है, यहां तक समझ में आ गया कि यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया। अब क्या करना है, दोनों कोष्टक सेम बन गए, तो एक बार तो इन दोनों कोष्टक को लिख दो, क्या कर दो, एक बार इन दोनों कोष्टक को लिख दो, तो x माइनस 4 लिख दिया एक बार, और एक बार तो कोष्टक को सेम है वो लिख दो, और एक बार जो ये x प्लस 2 बचे कॉमन जो हमने लिए उनको लिख दो, तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। समझ आ गई, ये हो गए हमारे गुणनखंड, क्या हो गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड हो गए तो अब कुछ क्या करना, अपने को शून्य ज्ञात करना। अपने को बोला था कि इस बहुपद के क्या ज्ञात करो भाई, शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना है, यहां x माइनस 4 और x प्लस 2 है, अपने को क्या करना है, इस x माइनस 4 और x प्लस 2 के बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना। क्या रख देना, इन दोनों के बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। तो एक बार x माइनस 4 के बराबर में 0 रख दिया, एक बार x प्लस 2 के बराबर में 0 रख दिया। तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास निकल कर आ गए x की 2 वैल्यू निकल के आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं वो सुनना जरा।
ये जो x की वैल्यू जो निकलती है, इनमें भी 3 स्थितियां होती है। ऐसी स्थिति होगी कि कभी तो तीनों ही अलग अलग निकलेगी, सॉरी ये जो दोनों वैल्यू अलग अलग निकलेगी, जैसे एक 4 आई तो एक क्या आई माइनस की 2 आई, तो ये अलग अलग होगी। तो पहली स्थिति तो होगी कि दोनों अलग अलग आ सकती है, ठीक है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों वैल्यू जो है वो एक जैसी भी आ सकती है, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि ये 4 आई तो ये भी 4 क्यों आ गई, आ सकती है, ठीक है ना। दोनों स्थितियां एक समान हो सकती है तो दोनों बराबर भी हो सकती है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभार तो इसकी वैल्यू जो है आयोटा के रूप में आ सकती है, काल्पनिक आ सकती है। अब काल्पनिक किसे कहते हैं वो भी इस चीज समझ लेते हैं कि अगर कभी अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए, देखो अंडरूट के बाहर माइनस आए वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंडरूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उस संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। कौन सी संख्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है, जिसे आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आयोटा से। ये हमारे 11th का मैटर है, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन इतना सा ध्यान रखना जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको गुणनखंड करना आ गया कि नहीं आया, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ गुणनखंड करना आया या नहीं आया। तो आपको गुणनखंड करना आ गया ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने को यहां तक गुणनखंड करने आना जरूरी है। अगर हमें गुणनखंड करना आ गया, क्या आ गया, गुणनखंड करना आ गया, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हमारे जो ये प्रश्न है ना वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात। तो यहां तक आपने समझ लिया। तो आज अपन ने जो है गुणनखंड करना सीखा। अब देखो आप कोशिश करना, आज एक काम करोगे, आज मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा, आगे लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि हमें जो है इतना थोड़ा थोड़ा खाना है। क्या खाना है, अभी नए नए क्लासे हैं तो अभी हम ज्यादा लंबा खींचते नहीं है। क्या नहीं खींचते, क्योंकि आप लोगों की भी शायद हो सकता है 1.5 महीने मजे कर रखे हैं तो थोड़ी आदत नहीं होगी। तो जरा अपनी आदत को बनाना, हाँ अपन कोशिश करेंगे एवरीडे टाइम को बढ़ाते जाएंगे। और ऐसे कोई जरूरी नहीं हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, हमें कोई भाग के कहीं नहीं जाना है, हमें तो एक एक टॉपिक कवर करना है और उस टॉपिक को कवर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये गुणनखंड करने सीख लिए। कल जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला प्रश्न शुरू करेंगे और कल अपना एक्सरसाइज कोशिश कर देंगे कि 2.2 को खत्म कर देंगे और हमारा दूसरा चैप्टर जो है पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहीं से हम विदा होते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर।